Hello, Namaste. Welcome to our news today. Today we have a very special guest, Sir Nyamo Atta. So, sir, welcome to our news today studio. Sir, very firstly, I would like to have a brief introduction regarding yourself. आप कहाँ से पढ़े हैं, कहाँ से आपने अपना ये जर्नी बिगिन किया, everything. सबसे पहले आलो न्यूज़ टुडे को मेरे तरफ से नमस्कार और आलो न्यूज़ टुडे के जितने भी व्यूअर्स हैं स्पेशली मेरा 30 आलो वेस्ट कंस्टिट्यूंसी का मेरे तरफ से उनको भी नमस्ते ना। मेरा नाम न्यामो अत्ता है। मैं दरका विलेज से बिलोंग करता हूँ। इस बार जो 2024 असेंबली इलेक्शन है उसमें मैं एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी जो आपका लेट पीए सागमा सर का पार्टी है उससे मैं 30 आलो वेस्ट का ऑफिशियल कैंडिडेट हूँ ना। और मेरे जो ब्रीफ हिस्ट्री तो मैं बहुत जगह काफ़ी बोला हूँ लेकिन मैं आज फिर से बताता हूँ ना। मेरा जो स्कूलिंग हुआ आरके मिशन स्कूल आलो ना, ये आपका हमारा आलो में ही है, मेरा बस्ती के बगल में। वहाँ से मैं क्लास 10 किया, फिर क्लास 12 में आरके मिशन नरोत्तम नगर देवमाली ना। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग का डिग्री किया, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग ना आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची ना। तो ये मेरा आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। और उसके बाद मैंने भी काफ़ी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह ट्राई किया था लेकिन नहीं हुआ, लेकिन अच्छा भी हुआ क्योंकि उसके बाद मैं बिजनेस में घुसा ना। मैं बिजनेसमैन हूँ, एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरा छोटा सा दुकान है एनी डिपार्टमेंटल स्टोर बोल के ईटानगर में, तो उसी को मैं रन करता हूँ ना। तो लेकिन आज के समय में पॉलिटिक्स में हूँ ना। तो जैसा कि पॉलिटिक्स टॉपिक आ ही गया है तो आपका रीज़न क्या था आप एनपीपी पार्टी को चूज़ करने का? आपका प्रायर थी मतलब इसको चूज़ करने का, या आपने चूज़ किया या आपको पार्टी ने चूज़ किया? नहीं, ये जैसे कि एनपीपी जो है एक नेशनल पार्टी है आपका, जैसे कि रीजनल पार्टी होता है, नेशनल पार्टी होता है। तो इंडिया में आपका मेरे हिसाब से 4 ही नेशनल पार्टी है, जैसे कि बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, आम आदमी पार्टी और एनपीपी। तो जैसे कि हमारे यहाँ तो सबको पता है रूलिंग गवर्नमेंट बीजेपी है, तो मैं भी एक बीजेपी का कार्यकर्ता था लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे टिकट मिला नहीं। तो मैं ये नहीं कि पार्टी का अगेंस्ट बोल के, मुझे लगा कि इस बार मुझे अपने लोगों के लिए आना चाहिए और पब्लिक ने भी यही डिमांड किया कि आप कंटेस्ट कीजिए। तो मुझे उसके बाद अल्टरनेट लगा कि नहीं, एनपीपी जो हमारा अपना नॉर्थ ईस्ट का रीजनल पार्टी और रीजनल पार्टी नहीं अपना नॉर्थ ईस्ट का पार्टी है जो एक नेशनल पार्टी है। तो इसलिए मैंने पार्टी का आशीर्वाद लिया और उन्होंने मुझे 30 आलो वेस्ट से ऑफिशियल कैंडिडेट भी ना डिक्लेयर किया। थैंक यू सर। तो आपका मैनिफेस्टोस क्या रहेगा रिगार्डिंग? जैसे कि मैनिफेस्टोस जो होता है कोई भी नेशनल पार्टी का उसका अपना होता है। जैसे बीजेपी का होगा, एनपीपी का है अपना है, कांग्रेस का भी है। तो एक पार्टी का जनरल मैनिफेस्टो होता है। उसके बाद जैसे कि हमारा भी अपना मैनिफेस्टो है, जैसे कि वो स्पेशली 30 आलो वेस्ट कंसंट्रेट करके। तो काफ़ी इशूज़ है, हमने भी देखा विलेज का इशूज़ ना। तो हमने मैनिफेस्टो रिलीज़ नहीं किया ऐसे बोल के नहीं है, लेकिन हर एक विलेज का हमने प्रॉब्लम्स को समझा और जितना भी प्रॉब्लम्स है हमारे पूरा उसमें लिस्ट में है, वही मेरा मैनिफेस्टो होगा ना। जी, बहुत अच्छा लगा आपका सुन के मैनिफेस्टोस का। आपका जो मेन आपने एक इंटरव्यू में भी कहा था वन विलेज वन प्रॉब्लम वन सोल्यूशन, वो बहुत अच्छा लगा। तो उसके विषय में आप थोड़ा सा अच्छे से सबको बताएंगे कि एग्जैक्टली उसका क्या मोटो है आपका? जैसे कि हमारे यहाँ काफ़ी विलेजेस है और सब विलेजेस का अपना अपना अलग प्रॉब्लम है। तो अगर मैं जनरल डेवलपमेंट में जाऊँ ना, जैसे कि मैं बोलूँगा कि एजुकेशन से रिलेटेड करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ ना, तो इन्हें जनरल वे हो गया। तो मेरा ये जो वन विलेज वन प्रॉब्लम वन सोल्यूशन बोलने का एक ये था कि पहला जो मेरा ईयर रहेगा तो हर एक विलेज का एक एक प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूँगा, वो मेरा गारंटी है। जैसे कि मान लीजिए मेरा अपना दरका बस्ती है, उनका इंटरनल रोड काफ़ी ख़राब है। तो मेरा विलेजर्स से भी मैं सबको बात किया, सबका प्रायोरिटी सबने बोला कि नहीं इंटरनल रोड अच्छा होने से सही है। तो मेरा सबसे पहला रहेगा कि दरका विलेज के लिए आओ तो मैं इंटरनल रोड को ठीक करूँगा। उसी की तरह जैसे कि बेन बस्ती है,
उनका इंटरनल लोड सीसी पेमेंट है, तो उनका कुछ अलग इशू रहेगा। अभी जैसे काबू हो गया, उनका अलग इशू रहेगा। और जैसे कि हमारा कोगी विलेज हो गया, उनका भी अलग इशू रहेगा, जैसे कि उसमें कुछ पानी का भी इशू रहता है ना आजकल। तो ऐसे ऐसे काफ़ी इश्यूज है, तो मैं विलेज वाइज जाऊंगा। जैसे कि रीम हो गया, आपने सुना ही था होगा कि नो बोट नो ब्रिज बोल के ना, काफ़ी मीडिया में भी आया था। तो मेरा भी वो एरिया के लिए सबसे मेरा टॉप प्रायोरिटी में मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी का ये रहेगा कि अगर मुझे पब्लिक ना 30 आलो वेस्ट का अगले बार चांस देता है, तो मेरा मैनिफेस्टो, मेरा एजेंडा में नंबर 1 में रीम बस्ती का जो ब्रिज का है वो रहेगा। मैं उसको आके सबसे पहले एग्जीक्यूट करना चाहूँगा ना। तो आपके हिसाब से हम लोग का डेवलपमेंट में रूट प्रॉब्लम क्या है, कि किस वजह से हम लोग का डेवलपमेंट या रुकता है या नहीं हो पाता, या तो जनता तक नहीं पहुंच पाते आपके हिसाब से? नहीं, जैसे कि देखिए हर गवर्नमेंट तो सपोर्ट करता है। अब जैसे कि हमारे स्पेशली 30 आलो वेस्ट का पहले रोड का था ना जी, तो अभी आप देखिए ना हर जगह ऑलमोस्ट स्पेशली 30 आलो वेस्ट में हर जगह रोड पहुंच रहा है। जैसे कि अभी हमारा दरगाह से लेके आम तक ना अच्छा सा हाईवे जाता है। पहले जहाँ जाने को आपको 1 घंटा लगता था, अभी हाफ एन आवर में भी हो रहा है। तो कोई भी चीज़ का डेवलपमेंट के लिए मेरा मानना है कि रोड अच्छा होना चाहिए ना, तो अभी रोड आ रहा है। तो उसके बाद क्या डेवलपमेंट, तो जैसे कि बेसिकली आप डेवलपमेंट देखिए तो एम्प्लॉयमेंट ही मुझे लगता है ना। तो डेवलपमेंट आने के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना होगा, यूथ को एंगेज करना होगा ना कोई भी जगह। तो स्पेशली हमारा 30 आलो वेस्ट का आपको कुछ ऐसा चीज़ पकड़ना होगा ना जिससे हम आगे जा सके। जैसे कि आप खुद को सबको मालूम है पाइनएप्पल हमारे यहाँ कितना अच्छा होता है ना, और उस सोसाइटी का ना बगरा सोसाइटी का लेके लास्ट टाइम काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव किया, पाइनएप्पल फेस्टिवल किया, सब आए। ऑफिशियली उनको डिपार्टमेंट की तरफ से भी ना अप्रूवल मिला हर साल फेस्टिवल करने का। तो आई थिंक ये एक प्रमोशन है, तो इसमें पब्लिक भी अवेयरनेस हुआ कि नहीं पाइनएप्पल भी एक इम्पोर्टेंट हुआ है। तो उसी को लेके हम लोग चलना चाहिए कि हॉर्टिकल्चर में पाइनएप्पल को लेके फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में हम लोग जाना चाहिए। जैसे कि आप जाम खाते ही है ना, जेम, तो किसान जेम होता है ना आपका पाइनएप्पल का। तो अगर बाहर से हम लोग बना रहे हैं तो यहाँ से हम लोग क्यों नहीं बना सकते ना। तो एक जस्ट आइडिया है, ऑफिशियल लेवल में तो काफ़ी लेवल होता है ना। तो चलिए एक पाइनएप्पल अगर कोई फैक्ट्री सेटअप कर सकता है तो उससे यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट क्रिएट होगा और मार्केट में हमारा एंड प्रोडक्ट बिकेगा। एंड प्रोडक्ट मेरा बोलने का है कि जैसे कि पाइनएप्पल देखिए कितना भी बिकता है, 30 रुपया 50 रुपया, लेकिन उसी को अगर आप प्रोसेस करेंगे तो जेम बना के अगर बिक्री किया तो उसका रेट काफ़ी हाई होता है और वो जो बेनिफिट्स है लोकल को ही जाएंगे ना। तो ये एक है मेरा जस्ट आइडिया डेवलपमेंट का। तो रिगार्डिंग हेल्थ केयर सेंटर्स के रिगार्डिंग आप क्या कहेंगे, क्योंकि जितना तक देखा गया है हेल्थ सेंटर्स लोग होने से भी ज़्यादातर को आलो ही आना पड़ता है ना। तो रिगार्डिंग हेल्थ सेंटर्स विलेजेस का उसके विषय में आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरा तो इसमें एक कंसेप्ट है कि सबको लगता है कि हर एक जगह हेल्थ सेंटर होना चाहिए ना। तो मेरा तो एक ये आइडिया है कि देखिए आप हर एक जगह हेल्थ सेंटर खोलिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोलिए, सब सेंटर खोलिए ना, लेकिन वहाँ डॉक्टरी नर्स ही नहीं होगा तो क्या मतलब। और ऐसे स्पेशली 30 आलो वेस्ट के लिए हम बोलना चाहेगा कि ना आप देखिए आजकल ज़्यादातर के पास गाड़ी है, बाइक है ना, यहाँ भी एम्बुलेंस अवेलेबल है। तो मेरे हिसाब से आलो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को हमें अपग्रेड करना चाहिए, सुपर स्पेशली हॉस्पिटल में लाना चाहिए, स्पेशलिस्ट लोग आना चाहिए। और जो विलेज लेवल में है उसमें एक मिनिमम वाला खोल देना चाहिए, जैसे कि जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स होता है, जैसे कि कोई पब्लिक को पेट दर्द हो गया, हाथ में कट गया ना, तो वो होना चाहिए। अगर एक बस्ती में हम एक स्पेशलिस्ट को रखता है तो मतलब नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो जो स्पेशली आलो एरिया का ना काफ़ी बगल में है, ज़्यादा हम लोग का रूरल एरिया पड़ता है, ज़्यादातर विलेज आलो से डिपेंडेंट है ना। तो मेरे हिसाब से आलो टाउन में आपका जो स्पेशलिस्ट को अच्छी तरह डेवलप करना चाहिए, और विलेज में जो सब सेंटर है उसमें जस्ट एक एमओ लेवल का होके और आपका फार्मासिस्ट एक होके ना, एक नर्स होने से भी, मेरे फार्मेसी भी जरूरी नहीं है, एक नर्स होने से भी इमीडिएट के लिए काफ़ी है। ये मेरा बोलना चाहूँगा ना हेल्थ सेक्टर में।
तो रिगार्डिंग टूरिज्म आप क्या कहेंगे क्योंकि मैंने भी ये बहुत फेस किया कि लाइक जो आलो से नहीं है वो सुनते हैं बहुत बार आलो के बारे में कि आलो आना है, तो हम भी कई बार सोचते थे कि आलो में क्या है देखने को। तो आप इस विषय में क्या कहेंगे रिगार्डिंग टूरिज्म आलो में? देखिए, सब जगह का अलग अलग टूरिज्म होता है ना। जी। पहले जब मेचुका जैसा जगह था, तवांग था ना, अनिनी था, जब रोड वगैरह नहीं था, पब्लिक उसको पनिशमेंट जैसा मानता था। जैसे कि एग्जांपल दम्बुक हो गया, दो साइड से आपका नदी था ना, ब्रिजेस नहीं था, तो उसमें किसी ऑफिसर को पोस्टिंग दो तो पनिशमेंट मानता था, तो टूरिस्ट भी नहीं जाता था। लेकिन जैसे ही आपका ब्रिजेस बन गया, रोड बन गया, एक्सेसिबल हो गया ना, तो अभी दम्बुक ऑरेंज फेस्टिवल बोल के देखिए पूरा टूरिस्ट जाता है। अभी मेचुका में देखिए फॉरेन टूरिस्ट भी आ रहे हैं, रोड बन गया ना, वहाँ का देखने को अलग है सिनारियो। तो हमारे यहाँ का भी जैसे कि अपना योंगो रिवर है ना, वो बेसिन्स हैं, तो उसके हिसाब से हमें टूरिज्म प्रोस्पेक्ट को बढ़ाना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ मुझे लगता है कि एडवेंचर टूरिज्म में काफ़ी स्कोप है ना, और ये जैसे कि होम स्टे भी काफ़ी बन रहा है, तो रिसोर्ट वगैरह बन सकता है। जैसे कि बाहर का लोग कोई आसाम से आता है तो पहाड़ देख के भी अरे ऐसा हो जाता है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिसोर्ट वगैरह बन सकता है, तब टूरिस्ट आएंगे। और मेन टूरिस्ट तो होते हैं कि जैसे कि देखिए हर कोई जगह का एक मेन चीज़ तो होता है। आप जैसे कि मेचुका में देखिए अभी बाहर से आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मेचुका में जो टूरिस्ट जा रहे हैं ना, हमें ऐसा करना चाहिए कि वो आलो में एक रात होल्ड करके जाए, ऐसा कुछ क्रिएट करना चाहिए। ऐसा क्रिएट करने के लिए हमारे लोकल एंटरप्रेन्योर्स, यूथ लोग को आप लोग इंकरेज करना चाहिए। जैसे कि अभी तो योंगो के किनारे में भी काफ़ी रिसोर्ट बन रहा है, लेकिन उस लेवल का नहीं बन रहा है कि हाई एंड टूरिस्ट आए ना। आप खुद जाके देखिए काफ़ी रिसोर्ट है काबू, स्पेशली काबू एरिया में ना, अच्छा भी चल रहा है, लेकिन उसमें रहने का ना, कोई बाहर से कोई टूरिस्ट आए ना, उनका लेवल का नहीं बन रहा है लगता है ना। तो उसमें हमें लोकल यूथ को और जो भी एंटरप्रेन्योर है उसको सपोर्ट करके ऐसा कुछ होटल टाइप भी बनाइए, होम स्टे भी ऐसा स्टैंडर्ड का बनाइए कि बाहर के आदमी भी बैठ के जाए ना। तो मेरा यही कहना होगा। तो रिगार्डिंग यूथ एम्प्लॉयमेंट में आप क्या कहेंगे, और स्पेशली बहुत सारा आपका जो वोटर्स है जो आपको सपोर्ट ही है, उनसे भी ये सुनने को मिला है कि आप कोचिंग में भी आप बहुत अभी आप आप एक पॉलिटिशियन नहीं होते हुए भी आप अपना खुद से आप करवा रहे हैं कोचिंग ये सब। तो उस विषय में आप क्या कहेंगे रिगार्डिंग, अगर आप इलेक्ट हुए तो ये कोचिंग के लेके, क्योंकि देखा जाने से प्राइवेट में बहुत एक्सपेंसिव होता है और कुछ स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उसके लिए आप? नहीं, ये जस्ट कोचिंग तो जैसे कि एक जस्ट मेरा एक आइडिया था, ईटानगर में एनी लाइब्रेरी बोल के मैं चलाया ना, तो काफ़ी लोकल यूथ का भी मैंने सपोर्ट किया, काफ़ी कम रेट में भी ना, एक दो को तो फ्री में भी मैंने पढ़ाया, सबको फ्री भी नहीं। तो मेरे कोचिंग से भी काफ़ी ऑफिसर्स निकले हैं ना, और आज भी मेरे टच में हैं। तो मेरा बोलने का ये कि कोचिंग का जो एक तरीका है ना, ये ऐसा है कि अब बाहर स्टेट में जाओ ना, इतना कंपटीशन लेवल हाई है ना, मतलब हम लोग कंपेयर नहीं कर सकता। हम लोग भी जब क्लास 11-12 था, हमको लगता था कि हम भी पढ़ाई में ठीक है, एवरेज है, टॉपर तो नहीं था मतलब एकदम ना, लेकिन ठीक लगता था। लेकिन जब कॉलेज में गया, उनका लेवल का देखा तो हम लोग समझ में नहीं आया वो लोग कौन सा लेवल में है। तो मेरे यहाँ जैसे कि कोई एक मेरा फ्रेंड था, वो IAS हो गया, तो अभी भी हम टच में हैं। तो उनका जो प्रिपरेशन था मेंटल स्टेट ना, क्लास 8 से वो लोग IAS का तैयारी कर रहा था। और हमारे जहाँ लोकल यूथ होते हैं ना, वो ग्रेजुएशन के बाद प्रिपेयर करते हैं। और जैसे कि किसी को इंजीनियर बनना है, तो आपको इंजीनियर बनने के लिए क्लास 12 के बाद तो एंट्रेंस एग्जाम देंगे। तो वो जो यूथ वगैरह होते हैं क्लास 7-8 से इंजीनियरिंग लाइन के लिए पढ़ के जाएंगे, काफ़ी मैथ्स को ध्यान देंगे, ये देंगे ना। तो हमारे यहाँ एजुकेशन सिनेरियो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है कि आप ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद चलो सिविल सर्विस देगा, यह देगा ना। तो आई थिंक ये अप्रोच चेंज करना होगा। उसी अप्रोच में मैंने एनी लाइब्रेरी को खोला था कि वहाँ फ्री है, बुक्स वगैरह है ना, कोई भी आके पढ़ सकता है। पढ़ के मतलब स्पेशली कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ना, पहले तो इतना ऑनलाइन में अवेलेबल नहीं था, तो आजकल तो काफ़ी बुक्स ऑनलाइन ही अवेलेबल है ना, और न्यूज़पेपर भी इंफॉर्मेशन में मिल जाता है। तो कहीं आके पढ़िए। और सबसे बड़ा पढ़ने का मेरा ये कहना है कि आपको एक माहौल चाहिए। हमारे यहाँ वो माहौल बनता नहीं है, स्पेशली हमारे घर में ना, लोकल पीपल के घर में ना, कोई भी होता है, माँ पिता या के सब बैठेगा, दोस्त लोग आके बैठेगा ना,
लेकिन बाहर में क्या होता है कि वो लोग स्टडीज़ को लेके काफ़ी सीरियस होते हैं, पेरेंट्स भी। जी वो लोग हर रात पढ़ने देता है और माहौल भी ऐसा क्रिएट होता है कि डिस्ट्रैक्ट मत करो। तो आई थिंक वो लेवल में चेंजेस आना पड़ेगा जी हमारे यहाँ सोसाइटी के लिए, तब जाके आई थिंक यूथ भी राइट डायरेक्शन में जाएगा ना। जी तो लास्ट एक है मनी कल्चर। ये नॉट ओनली इन आवर कंस्टिट्यूएंसी बट एज ए होल आप क्या कहेंगे मनी कल्चर, बिकॉज ये हर जगह में प्रैक्टिस होता है समहाउ, इट्स अ बिटर ट्रूथ बट समहाउ ये प्रैक्टिस होता है। तो इस विषय में आप एज ए होल आप क्या कहेंगे सब जनता को, आपके थ्रू एक मैसेज उनके लिए? नहीं, मनी कल्चर तो देखिए हम ये नहीं बोले कि कब शुरू हुआ, कौन शुरू जी। किया ना, लेकिन हमारा सोसाइटी में वो आ गया है। जी और जब तक हमारा सोसाइटी मेंटली ना डेवलप नहीं होगा, हमको नहीं लगता है कि मनी कल्चर बंद होगा। स्पेशली हम लोग का अरुणाचल में काफ़ी पॉपुलेशन काफ़ी कम है, जी सबका फिंगर टिप्स में है कि कितना है, तो सब कैलकुलेट करते हैं कि इतना बोट हम खरीदो तो निकल जाएगा ना। और इसको लीडर भी इंकरेज करता है, पब्लिक भी इंकरेज करता है। तो इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि लीडर पैसा दिया के पब्लिक लेता है, और पब्लिक पैसा डिमांड किया बोल के लीडर देता है ना। तो इसमें दोनों का वो है, जब तक दोनों साइड से आपका वो नहीं होगा तब तक आई थिंक मनी कल्चर भी बंद नहीं होगा। और पॉलिटिक्स ऐसा चीज़ है कि हर जगह मनी कल्चर तो होता ही है, लेकिन जो हमारा अरुणाचल का भी का जो स्टेट है ना, वो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते, करोड़्स में होता है, मतलब आई थिंक ना ऐसा होता है। तो आई थिंक इसको बंद करने के लिए पब्लिक का भी मेंटलिटी डेवलप होना पड़ेगा। अगर लीडर कोई देता है तो लेना नहीं चाहिए, और अगर कोई पब्लिक मानता है तो लीडर नहीं देना चाहिए ना। मैं तो उतना ही बोलूँगा ना। जी तो आप अपने वेल विशर्स और जो आपको वोटर्स है उनको आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, ये स्पेशली 30 आलो वेस्ट का ना जितने भी वोटर्स है, जितने भी वेल विशर्स है ना, इसी मौका में मैं सबको अपील करना चाहूँगा ना कि मेरा नाम न्यामो एता है, मैं एनपीपी ना का ऑफिशियल कैंडिडेट हूँ। तो सब मुझे भी चांस दीजिए ना। एक अपील करता हूँ स्पेशली यंग ना जनरेशन को कि मुझे भी एक काम करने का मौका दीजिए। मैं भी सोसाइटी में कुछ चेंजेस लेने के लिए आ रहा हूँ ना। अगर सब वोटर्स मुझे चांस देंगे तो नेक्स्ट ईयर ना मैं कुछ ना कुछ स्पेशली यूथ के लिए मैं चेंजेस लाना चाहूँगा ना, और एज ए सोसाइटी को मैं आगे ले जाना चाहता हूँ ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू।